बिहार में जो सुधार की सोच है, जो सुधार का प्रयास है, जो जन सुराज में हम लोग कर रहे हैं, इसकी ताकत प्रशांत किशोर की समझ नहीं है, इसकी ताकत हम लोग का संगठन की संख्या नहीं है, भीड़ नहीं है, इसकी ताकत इसकी ईमानदारी और शुद्धता है। और पिछले 2-2.5 बरस में मैं गांव-गांव में घूमकर मैंने एक ही चीज़ आश्वस्त किया है कि जिस ईमानदारी और शुद्धता को देखकर या उससे प्रभावित होकर आप दल में जुड़ रहे हैं, जब तक मैं इस दल से सक्रिय तौर पर मैं इसको चलाने में या इसके अगुवा में हूँ, तो आप इतना तो इत्मीनान रख सकते हैं कि उस ईमानदारी और शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। और मेरे आचार विचार प्रयास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे दल से जुड़े होने के नाते दल के पदाधिकारी के तौर पर या दल के साथी कार्यकर्ता के तौर पर आपको कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी कि हम ऐसे दल में हैं जिसका नेता, जिसका विचार रोज बदलता रहता है। संभव है कि आप चुनाव न जीते, संभव है कि आप सबसे बड़े दल न हो, लेकिन हम लोग के आचार विचार व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि आपको जन सुराज से जुड़े होने के कारण लज्जित महसूस करना पड़ेगा। अब मैं आता हूं आपकी आज की सभा पर। इस तरह की सभा हम करीब करीब हर शहर में कर चुके हैं, सिवान में भी किया है, आगे भी करेंगे। और उसकी शुरुआत में ज़्यादातर एक घिसे पिटे स्टेटमेंट से करता हूं कि अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाले लोग, हम भी उसमें शामिल हैं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले लोग, हम लोगों के लिए ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। जो बिहार की दुर्दशा है उसके मूल में यही कारण है। इसके मूल में ये कारण नहीं है कि लालू जी ने चलाया, कि नीतीश ने चलाया, कि प्रशांत किशोर आ गए, कि मोदी आ गए। इसकी दुर्दशा का मूल कारण ये है कि जो लोग भी समाज में अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, समझते हैं, पिछले 30-40 सालों में उन्होंने राजनीति से या तो किनारा कर लिया या व्यवस्था ने उनको किनारे कर दिया। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी चुनाव लड़े, हर आदमी दल में शामिल हो जाए। भागीदारी का मतलब ये है, अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ सब लोग इंटेलेक्चुअल है। किसी आदमी ने एक भी ऐसा सवाल नहीं पूछा है जो पिछले 2.5 बरस से मैंने गांव-गांव में जाकर जिसका उत्तर नहीं दिया है। आप इंटरनेट देखते हैं, आपके पास मोबाइल है, आप कह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उससे आप असहमत हो सकते हैं, हम जो कह रहे हैं वो गलत, आप उसको मान सकते हैं, लेकिन जो कहा जा रहा है वो आपको पता भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपकी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप किनारे बैठे हुए हैं। किसी ने कहा भी कि भाई एक प्रयास हो रहा है, तब अच्छा देखते हैं, कुछ होगा तब देखा जाएगा। यही उदासीनता है जिसकी वजह से आपकी ये दुर्दशा हुई है। आपने कहा भाई हमारा क्या है, चलिए होगा देखा जाएगा। कोई अच्छा आदमी बिहार में राजनीति में आ जाए तो लोग हंसते हैं, ना चलेंगे बिहार में चलिए, हम कोई बढ़िया प्रोफेसर खड़ा हो जाए, पढ़ा लिखा समाज सेवी खड़ा हो जाए, आप और हम अपने घर में बैठ के हंसते हैं। हम भी पैदल चले हैं, इसी आपके जिला में भी 45 दिन चले हैं पैदल, 45 दिन पैदल यहाँ चले हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसका ध्यान भी नहीं दिया होगा। आज आए हैं, बहुत भीड़ दिखी है तो लोग ध्यान दे रहा है। जब हम पैदल चले लोग कहते हैं ऐसे ही पैदल चल रहे, इससे बिहार सुधरने वाला है। मेरे भाई, जब कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है आप उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसको वोट नहीं देते हैं, उसकी राजनीतिक मदद नहीं करते हैं, और आप ये तर्क देते हैं कि क्या करें, जीत भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे, अकेले को क्या करेंगे, वोट काहे बर्बाद करें। आप ये नहीं समझते हैं कि जब भी आप किसी अच्छे आदमी को वोट नहीं देते हैं, एक आदमी को जब आप अच्छे आदमी को हराते हैं तो सैकड़ों अच्छे लोगों का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आना चाहता, क्योंकि आपके मित्र, दोस्त, परिवार वाले कहेंगे देखा वो खड़ा भइल रहन ना, देखल 2000 वोट आइल उनका,
कोई बदमाश खड़ा होता है, गुंडा खड़ा होता है, माफिया खड़ा होता है, आपको लगता है यही मजबूत आदमी है। हम यहाँ आए हैं, 100 गो गाड़ी आगे पीछे चल रहा है, आपको वो प्रभावित कर रहा है। आप यहाँ हमको सुनने नहीं आए। ये भ्रम मत पालिए, ये अपने आप का पीठ मत थपथपाइए। आप प्रशांत किशोर के प्रयास और इसकी शुद्धता को सुनने, उससे प्रभावित होकर नहीं आए हैं। आप उस प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि आदमी चुनाव लड़वा सकता है, जितवा हरवा सकता है। लोग जो बाहर से देखते हैं हमको, हमारे से ज़्यादा शुद्धता से, ईमानदारी से प्रयास करने वाले हजारों लोग बिहार में पैदा हुए होंगे, लेकिन लोग उसका नोटिस नहीं लेता है। हमारा भी नहीं लेता होगा। देखता है पैदल जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, दुकान पर हंसता है बैठ के घर में। फिर कोई बताता है भैया प्रशांत किशोर है, बड़ा होशियार आदमी है, देखे हो 10 गो राज्य में चुनाव लड़वाया, जिताया है। तो आदमी सोचता है चलो रे भाई इधर भी गमछा डाल दें, कहीं कुछ हो जाए तो पता चला मेरा तो कहानी लग जाएगा। ये भाई साहब यादव जी अभी कह रहे थे कि आपका संगठन नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक बात है, संगठन में इतना आदमी गमछा डाल दिया है कि किसको किसको हाँके, किसको किसको हाँके। जो पैदल चले, सिवान अकेले में कम से कम 62,000 आदमी ने प्राथमिक सदस्यता लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? वो हमसे प्रभावित होकर नहीं लिया है, कुछ बात अच्छी लगी और कुछ गमछा डाल दिया है। भाजपा में, राजद में, जदयू में, कहता है चलो भाई इधरों डाल देते हैं, कहीं कुछ हो जाएगा इधर तो इधरे हो जाएंगे, बढ़िया लगता है। कहता है भैया हम तो पहले ही दिन से जुड़े हुए हैं। हमको कहता रास्ता में चलते हुए भीड़ देखता है तो कहता भैया हम पहले दिन से जुड़े हुए हैं आपसे। हम कहा हाँ भाई आप तो जुड़े हुए हैं। और जब खाली रहता है तो मुंह इधर करके बैठता है, चलो भाई ज्यादा दिन का लगता है, प्रशांत किशोर कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के आदमी का दुर्दशा देखिए। कुछ लोग आके कहते हैं कि भैया आप ही भविष्य हैं। रोज हमको लोग आके कहता है, हमारा ढाढ़स बंधाने के लिए बड़ा कठिन काम आप लिए हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, भविष्य आप ही का है। 25 में नहीं होगा तो 30 में तो निश्चित आप जीतिएगा। उसको लग रहा है कि वो हमारी मदद करने आया है, हौसला अफजाई करने आया है। देखिए उसकी दुर्दशा पर हम हंसते हैं। उसको लग रहा है कि हमको उस हौसले की जरूरत है कि 5 वर्ष हम बने रहें। हमको उस हौसले की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उसकी दुर्दशा देखिए, 35 वर्ष से कुचा रहा है, कह रहा है कि 5 वर्ष और कुचाएंगे तब जगेंगे। अभी भैया 5 वर्ष और ठगा जाएंगे, कुचाएंगे, अभी ठोकाएंगे, उसके बाद 30 में आपके लिए व्यवस्था। सुनिए उसकी बात को ध्यान से। कह रहा है कि आप ही भविष्य हैं, आप ही अच्छे हैं, इसी से सुधार होगा। लेकिन भैया 5 वर्ष समय लग सकता है। मतलब अभी मन नहीं भराया है 30 वर्ष कुचाने से, 5 वर्ष और कुचा जाएंगे, तब तक आप प्रयास करते रहिएगा। भाई साहब कोचिंग चलाते हैं, सवाल पूछा इन्होंने कि आप पर भरोसा क्यों करें। अब बताइए, शिक्षक हैं, इन्होंने सवाल पूछा आप पर भरोसा क्यों करें। भाई बिल्कुल भरोसा मत करिए। हम तो रोज कहते हैं, मीटिंग में कहते हैं, मान लीजिए कि हमको आपको ठगना है तो हम शक्ल से इतने बेवकूफ तो नहीं है कि आप खड़ा होकर कहेंगे कि आपको ठगने वाले हैं। जिसको आपको ठगना है वो ये थोड़ी कहेगा कि हम आपको ठगने वाले हैं, वो तो यही कहेगा कि बिल्कुल नहीं ठगने वाले। तो इसका उपाय क्या है? उपाय बिल्कुल साफ है। मान लीजिए कि आपको कोई रोग हुआ है, यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं, चीनी का रोग घर घर है, चीनी का रोग हो गया, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा ववा दिया, आप सोच कर गए हैं कि हमारा रोग ठीक हो जाएगा, तो चीनी रोग तो ठीक होगा नहीं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाइएगा, फिर तीसरे के पास जाइएगा, अंत में थक के ये डॉक्टर बता देगा कि देखिए ये रोग ठीक होने वाला नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं पैलिएटिव केयर। अब संयम रखिए, चीनी उनी मत खाइए, रसगुल्ला जलेबी मत खाइए, 2 रोटी खाइएगा, एक्सरसाइज कीजिए, जीवन चलता रहेगा। अब आप थक हार के बैठ गए, चलो भाई सही, अब जीवन चलना है, अब चीनी का रोग हो गया है, थोड़ा सा मल के ही रहना पड़ेगा। तब तक मान लीजिए कि कोई आपका लड़का, कोई मित्र दोस्त आ गया, कहा भैया एक नया दवा आया है, बंगलोर में एक नए डॉक्टर आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, कह रहे हैं कि एक नई दवा आई है जिससे चीनी का रोग ठीक हो जाएगा। कह रहे बचवा जल्दी ले चलो वहीं पर, जल्दी वहीं चल के देखते हैं, इलाज कराते हैं। डॉक्टर के पास आप पहुंचे, डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ दवा तो है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, अभी नई नई दवा आई है, 50% चांस है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। क्या कहिए? अगर आप कंसेंट दीजिएगा तो ट्राई करेंगे, तो आप क्या कहिएगा?
कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ट्राई कीजिए, 50% चांस है ना ठीक होने का। तो जनसुराज वही नई दवा है। आज जो पीछे का दल है, जो भाजपा है, राजद है, जदयू है, एक्सपायर दवा है, जिसको खा लिए, देख लिए, पचा लिए, कुछ नहीं फायदा हुआ। एगो रोड मिल गया, एगो बत्ती आ गया, इसी पर जीवन चलना है डायबिटीज के तरह। तो वो आपको तय करना है कि पिटा पिटाए एक्सपायर दवा खाइएगा कि नया दवा खाइएगा जिसमें सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं होगा तो आपको ये कहना चाहिए कि ये नया चीज आया है, इसको हम लोग ट्राई करेंगे। 35 वर्ष से तो ठगाइए रहे, कम से कम 5 वर्ष ट्राई करेंगे। जनसुराजो वाला काम नहीं करेगा तो 5 वर्ष में इसको भी मार के झाड़ू से भगाएंगे। यही उपाय है ना। तो पूछने जाइएगा कि भैया हमको ठगिएगा नहीं ना, अरे भाई हम तो कहबे करेंगे नहीं ठगेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। इस पूरे देश में 5 ऐसे राज्य हैं जहां 1/3 देश की इकोनॉमी है। 5 राज्य ऐसे हैं, 28 में 5 ही राज्य में 30% देश की इकोनॉमी है। 5 राज्य कौन कौन है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य ही पूरे देश का 1/3 इकोनॉमी वहीं पर है। ये 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग दलों की सरकार है, वहां पर भी खूब भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है। उन 5 राज्य में एक चीज कॉमन है जिसकी वजह से वो आगे, वो क्या है? पिछले 78 साल में उन 5 राज्यों में कोई दल, कोई नेता आज तक 10 बरस से ज्यादा शासन नहीं कर पाया है, क्योंकि जनता वहां उसको पलटते रहती है। भैया तुम कर लिए 5 बरस, अब किनारे हटो, दूसरे को मौका देंगे। बिहार यूपी में क्या है? जिसका पकड़ के लटक गए, अब बस अब 30-35 बरस तो जगना ही नहीं, जगना ही नहीं है। देखिए पीछे पत्रकार साहब ने सवाल किया है हमसे कि आप तो पहले इसी सब दल का मदद किए थे, अब काहे विरोध कर रहे हैं? अरे भाई 2014 के नीतीश कुमार में और 2025 के नीतीश कुमार में आपको फर्क नहीं दिख रहा है? हमारे बाबूजी जब 60 साल के थे तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, जब 75 के हो गए, बीमार हो गए, तब उतने बड़े डॉक्टर नहीं रह जाइएगा, दोनों समय आप ही इलाज कराने जाइएगा। भाई 14 के नीतीश कुमार एक कुशल प्रशासक की उनकी छवि थी। 14 के नीतीश कुमार राजनीतिक तौर से पंगु नहीं हुए थे। 14 के नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे कि एक रेल दुर्घटना गैसल वेस्ट बंगाल में हुआ तो पद से इस्तीफा दे दिया कि भाई 200 आदमी मरेगा, कैसे इस पद पे रहूंगा। 25 के नीतीश कुमार वो हैं जिनके राज को लोग बता रहे हैं कि ये अधिकारियों का जंगल राज है, इससे बढ़िया तो लालुए वाला राज था। आज के नीतीश कुमार वो नेता हैं जो चुनाव हार गए हैं। 243 में खाली 42 को विधायक है, तो कभी लालू को ललटेन पर लटक के, तो कभी कमल के फूल पर बैठ के कुर्सी पर चिपके हुए। और सबसे बड़ी बात कि वो नीतीश कुमार हैं जिनकी मानवीय संवेदना मर गई है। जब 200 आदमी रेल दुर्घटना में मरा, पद छोड़ दिए। कोविड में आपने देखा लाखों लोग पैदल चल के आए, पूरे देश पर संकट था, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया उतना संकट देश में कहीं नहीं किसी पर आया। और 1-1.5 महीना ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकला। आज देखते हैं, आप सुनते हैं यहीं बगल छपरा में 100 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो इनकी मानवीय संवेदना भी मर गई है। और सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र आपको क्या सिखाता है? चुनाव 5 बरस पर क्यों होता है भाई? 10 बरस पर भी हो सकता था, 3 बरस पर भी हो सकता था। चुनाव 5 बरस पर क्यों होता है? क्योंकि लोकतंत्र ये आपको सिखाता है, जो बात आपने कही कि कोई भी बात कहेगा वो आपको धोखा कर सकता है। तो जिस नेता पर, जिस दल पर, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो, उसके साथ जुड़िए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए। लेकिन वो वोट, वो भरोसा 5 बरस का है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपका बात मान लें तो आपने 14 में वोट दे दिया, तब तो जीवन भर चुनाव का जरूरत क्या है? एक के बार आप जब तक जिएंगे वही रहेंगे। नहीं, लोकतंत्र ये कहता है कि जितनी मजबूती से उनकी मदद की थी, अगर आपके साथ धोखा किया, आपके आशा अनुरूप उसने काम नहीं किया, उस सरकार ने, उस व्यक्ति ने, तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितना मजबूती से उनका मदद किए थे उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं।
नीतीश कुमार का विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको यहाँ मंत्री नहीं बनना है, हमको यहाँ मंत्री नहीं बनने हम आए हैं। तो बनना होता तो 15 में बन गए होते, हम ही सरकार बनाए, हम ही बता रहे कौन मंत्री बनेगा, किसको कौन विभाग बनेगा, खुदे बन जाते। यहाँ मंत्री बनने नहीं आए हैं। ऐसा लगा कि कोविड के दौरान जब लोगों की यहाँ पीड़ा देखी, लाखों लोग पैदल चल के आ रहे हैं। इस जमाने में बच्चियां, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, महिलाएं अपना पोटली लेके सर पर पैदल चल के आ रहा है 10-10 दिन, 15-15 दिन। तो ऐसा एहसास हुआ कि अगर भगवान ने हम लोग को इतना शक्ति बुद्धि दिया है, इतना नेता को दल को जिता रहे हैं, कुछ जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा है लोगों का, तो कम से कम चले और बिहार में ये प्रयास करें कि कुछ लोगों के बीच में सुधार हो। इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। मंत्री उंत्री बनना रहता तो जिस दल जिस राज्य में कहिएगा वहीं से राज्यसभा में चल के आपको दिखा देंगे। उसके लिए इतना प्रयास करने की जरूरत नहीं है। रह गई बात अब दूसरे बकेट की कि बिहार में आपने कहा सामाजिक ताना बाना है, जात के अलावा वोट मिलता नहीं है, कोई कहा बाहुबल है, कोई धन बल की भी बात कर रहा है। ये तीनों बहुत बड़ा मिथ है। सबसे पहले धन बल पर आ जाइए। जिसको भी ये लगे कि भैया राजनीति तो वही कर सकता है जिसके पास बहुत पैसा है, तो एक बार को आप जिसको भी जीवन में नेता मानते हैं, लालू को, ममता को, मुलायम को, कांसीराम को, नीतीश को, जिसको भी आप समझते हैं कि ये नेता अच्छा था या है, जरा दिमाग पर जोर डालिए और अपने आप से पूछिए कि जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया तो वो कितने बड़े बाप का लड़का था। नीतीश जी कितने पैसे वाले के लड़के थे। ममता बनर्जी का माँ बाप कौन टाटा बिरला थे। लालू जी के माँ बाप कितने बड़े आदमी थे। कांसीराम जी के माँ बाप कितने बड़े लोग थे। मायावती मुलायम सिंह जी के माँ बाप कितने बड़े लोग थे। ऐसा आपको हम सैकड़ों एग्जाम्पल दे देंगे। पूरे देश में समाज ने जब जिसको नेता बनाया है, ध्यान रखिए, जब समाज ने उसको नेता बनाया तो वो पैसे वाले लोग नहीं थे। नेता बनने के बाद कुछ लोग भ्रष्टाचार करके पैसा वाला बन गया, वो अलग बात है। क्योंकि लोकतंत्र में जिसके पास समाज का समर्थन है उसको पैसे का जुगाड़ कहीं ना कहीं से समाज कर देता है, थोड़ा कम या ज्यादा। पैसा पेट्रोल के जैसा है, गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी ना हो तो पेट्रोल के कनस्तर पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो समाज में जो समर्थन है, लोगों का भरोसा है, प्यार है, वोट है, बोलचाल के भाषा भोजपुरी में समझिए, वोट बा तो नोट के जुगाड़ हो जाएगी। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। तो कभी जीवन में यह मत समझिए कि पैसा रहेगा तो नेता बन जाएंगे। पैसा से नेता नहीं आदमी बनता है। पैसा रहेगा तो जीवन में कुछ भी काम करना सहज मालूम हो सकता है। डॉक्टर बनना आसान लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसके पास पैसा नहीं वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। दूसरी बात आपने कहा बाहुबल। मेरे भाई, बाहुबल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और सीमान से ज्यादा ये बात कौन जानता है? सीमान से ज्यादा ये बात कौन जानता है? यहाँ के सबसे बड़े जिनकी बाहुबली की छवि रही, कहां चुनाव जीत पाए? एक बार गलती हो गई, एक बार गलती हो गई, जब समाज का समर्थन चला गया तो कितना भी बाहुबल लगा लिए चुनाव जीत नहीं पाए। और एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरा बिहार में देख लीजिए कितने बाहुबली जीते हुए। एडीआर का रिपोर्ट मत पढ़िए, उसको एफआईआर के नाम कहता है कि 2/3 आदमी को एफआईआर है। तो प्रशांत किशोर पर भी 4 गो एफआईआर है। तो हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। हार्डकोर क्रिमिनल बहुत यदा कदा ही लोग जीत कर आते हैं। अभी 543 जो एमपी जीता हुआ है उसमें 4 गो, 5 गो, 10 गो हो सकता है हार्डकोर क्रिमिनल हो, ज्यादा लोग क्रिमिनल नहीं है। लेकिन आप उसका नोटिस इसलिए लेते हैं कि सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, वो आपके लिए खबर नहीं है। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुरंत आपको खबर पता चलेगा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो 543 में अगर 500 एमपी ठीक है, वो आपको चिंता नहीं है, उससे आप प्रभावित नहीं हुए। अब मान लीजिए कि 25 गो क्रिमिनले है, तो आप इसी चक्कर में पड़े हैं कि 25 गो क्रिमिनल है, हम कैसे आएंगे। ये आप राजनीति में आना नहीं चाहते हैं तो अपना गलती तो कोई मानता नहीं है, तो कहता है क्या करें, हमारा मन तो है लेकिन अब तो राजनीति में इतना क्रिमिनलाइजेशन हो गया कि हम कैसे जाएंगे, हम तो सीधे आदमी हैं। ये आपने अपना निर्णय को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बना रखा है
कि भैया बहुत क्रिमिनल है राजनीति में इसलिए हम नहीं जा सकते, बहुत पैसा लगेगा इसलिए नहीं जा सकते। तीसरा जो एक यहां पर बहुत बड़ा भ्रम है कि भैया सब चीज जाति पर ही होता है। कितनों बार हम आपको समझा दें, यहां से आप निकलिए कहिएगा ना बात तो सब बढ़िया ही कर रहे हैं लेकिन भोटवा तो जाते पर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, समाज में जो भी सच्चाई है वो राजनीति में भी होगा, क्योंकि राजनीति समाज का ही हिस्सा है। अगर समाज में जाति है तो राजनीति में जाति होगा, समाज में हिंदू मुसलमान की बात है तो राजनीति में भी हिंदू मुसलमान होगा, समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी भ्रष्टाचार होगा। लेकिन जाति जो है वो राजनीति की एक बड़ी सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि तो ऐसे ही बैठ के फजूल बोल रहे हैं, बिहार में तो हम जानते हैं भैया जाते पर सब वोट पड़ा है, तो यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं यहीं पर देखिए, जांच लीजिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया है। आप लोग जरा बता दीजिए, कुछ लोग तो जरूर दिए होंगे भाई मोदी जी को वोट। यहाँ आप में से हमको एक आदमी बता दीजिए कि कौन इसमें है जो मोदी जी के जाति का है। एक भी आदमी मोदी जी के जाति का यहां नहीं है। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है तो मोदी जी को बिहार में वोट दिया कौन, ये बता दीजिए हमको। यहां पर तुरंत कहिएगा ना भैया वो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दिया है, किसी पर दिया है, जाति पर तो नहीं ना दिया है। यहां मुसलमान लोग बैठे हैं, आप भाई लालू जी को काहे वोट दिए हैं? लालू जी आपके जात के तो नहीं है? तो ना भैया वो तो भाजपा के डर से देता है। अरे भाई तो जाति पर नहीं ना दिया। बहुत बड़ा वर्ग है जो जाति पर वोट नहीं देता है, इसलिए वोट मुसलमान लालू जी को दे रहा है क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं दे सकता है। उसी तरह बहुत सारे लोग एनडीए को, भाजपा को इसलिए वोट देते हैं कि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकते। समाज में ज्यादातर बिहार में लोग 4 वजह से वोट दे रहे हैं। पहली बात जाति है कि भैया हमारा जात का जो है उसको वोट देंगे। दूसरा बात ये हिंदू मुसलमान वाला है कि भैया सब हिंदू एक रहिए, सब मुसलमान कहता है भैया हम लोग जब सब हिंदू एक है तो हम लोग भी एक हो जाए। तीसरी बात ये जो लालू का डर है कि लालू जी का कुछ भी हो जाए, लालू जी का शासन वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोगों ने उसको देखा है, भोगा है 15 बरस। 5 बरस बैठ के जिस भाजपा के एनडीए के विधायक को आप गाली देते हैं, चुनाव आएगा तो आप कहेंगे भैया कितनों खराब भाई, ललटेन नहीं चाहिए, कम से कम अपहरण नहीं है, रंगदारी नहीं है, इसी को दो। और चौथा ये मुसलमान लोग हैं जिनकी दुर्दशा है, इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। ये लोग कहता है भैया कुछ हो, भाजपा को तो दे नहीं सकते हैं, तो बिहार में बचा कौन? तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बनकर जला जाए, दूसरा तो उपाय है नहीं। ये 4 ही बिंदु है जिस पर आप वोट दे रहे हैं। जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। अगर जाति सच्चाई होती तो एनडीए को 2010 में 206 सीट आया, उसी एनडीए को 2020 में 125 सीट आया, तो क्या एनडीए को वोट देने वाले सब जाति बिहार छोड़कर चला गया? जिस एमवाई समीकरण की आप बात करते हैं, इसी एमवाई समीकरण से लालू जी 54 में 53 एमपी जीते थे। आज उनका 3 गो 4 गो एमपी नहीं जीत रहा है, तो क्या मुसलमान यादव सब बिहार छोड़कर चले गए? ऐसी बात नहीं है। जाति एक सच्चाई है, जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि खाली जातीय पर सब हो जाएगा। 90% वार्ड सदस्य, पिछला वार्ड सदस्य लोग चुनाव हारे हैं, 80% मुखिया लोग चुनाव हारा है। 80% मुखिया कैसे चुनाव हार गया? उसके जाति वाले लोग सब चले गए छोड़कर पंचायत से। उसके पास तो पैसा भी था, मुखिया है तो बाहुबल भी नए के मुकाबले ज्यादा होगा, और जाति का समीकरण भी पहले से उसके पक्ष में था, लेकिन फिर भी 80% मुखिया चुनाव हारा है। विधायकी में, एमपी में ये परिवर्तन कम दिखता है क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। मुखिया जी लोग को जाके देखिए, वार्ड सदस्य को देखिए, कितना बड़ी संख्या में लोग चुनाव हारे हैं। नए नए लोगों को लोगों ने चुनाव जिताया है। जिस बिहार को लोग समझता है कि यहाँ तो सब जातीय पर होता है, सब पहले ही से फिक्स है, वहां पर लोग हारे हैं। अब आप आ जाइए जनसुराज क्या करेगा, तो लंबा चौड़ा कोई बात नहीं करेंगे, रात हो गया है, आपको खाना भी खाना है। 2 चीज आप समझिए, जो एक शिक्षाविद इन्होंने कहा, ये बात सही है, जब तक शिक्षा को नहीं सुधारा जाएगा तब तक बिहार से गरीबी, बदहाली, फटेहाली खत्म होने वाली नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए।
यहाँ बहुत लोग ऐसा बेवकूफ है, कहता है सरकारी नौकरी। मेरे भाई, जब भी कोई आपको बताए, आपके दिमाग में आए कि सरकारी नौकरी में बहाली होने से बिहार का दशा सुधरेगा, तो एक आंकड़ा है, याद रखिए। 78 साल के आजादी के बाद बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक अगर सारे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, उनकी गिनती कीजिएगा तो 23.25 लाख लोग ही हैं। 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। देश में 3% और बिहार में 2% आदमी सरकारी नौकरी करता है। 98% आदमी को न नौकरी है न कभी हो सकता है। किसी समाज में 2.5-3% से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। ये बिहार ही ऐसा राज्य है जहां बेवकूफ आदमी खड़ा होकर कहता है हम 10 लाख लोग को नौकरी दे दिए। अरे भाई, टोटल नौकरी मिला ही है 23.25 लाख। आज नौकरी करने वाले लोगों की संख्या 23.5 लाख है, तो 10 लाख तुम दे दिए तो बाकी कहां गया? ये बिल्कुल गलत बात है। 23.25 लाख लोग, 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। तो सरकारी नौकरी के पीछे भागना बंद कीजिए, उससे आपको रोजगार नहीं मिल सकता है, वो एक जरिया है। दूसरा, कई लोग कह रहा है, पीछे कहा किसी भाई ने, नए लड़के ने, कि इन्वेस्टमेंट बाहर से कैसे आएगा। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बाहर से आने की जरूरत नहीं है। बाहर से इन्वेस्टमेंट आने से 5,000 करोड़ रुपया लगाकर कोई चीनी मिल लगा देगा, उससे बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। कितना आदमी को चीनी मिल में रोजगार मिल जाएगा? 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000। रोजगार अगर चाहिए तो यहां पर समाज में पूंजी की उपलब्धता होनी चाहिए। लोगों के पास स्वरोजगार के लिए पैसा होना चाहिए। तो जो जन स्वराज का मॉडल है, पूंजी आता कहां से है इसको समझिए। समाज में पूंजी, अभी 5 मिनट आपका दिमाग थोड़ा प्रेशर में आएगा, लेकिन उसको समझिए। पूंजी आता कहां से है? पूंजी के 2 ही स्रोत हैं। एक, जो आप पैसा कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच गया वो आपका पूंजी है। और दूसरा, जो आप कर्ज लेते हैं। आप लोग यहां आए हैं, गाड़ी से आए होंगे, मोटरसाइकिल से, कार से। ज्यादातर लोगों ने उसका डाउन पेमेंट किया होगा 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, और बाकी पैसा आपने बैंक से कर्ज लिया है, EMI देते हैं, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, बिजनेस रोजगार करने के लिए। तो पूंजी के 2 स्रोत हैं। एक आपकी अपनी कमाई से बचा हुआ पैसा, और दूसरा जो बैंकों से आपको ऋण मिलता है। बिहार में ये दोनों स्रोत बंद है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय इतना कम है, 100 में 80 आदमी आज दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। ये कई लोगों को लगता है भैया ये कैसे है, मजदूरी तो 300 रुपया है। अरे भाई, मजदूरी अगर 300 है, मजदूर एक है, उसकी बीवी है, 4 बच्चे हैं, और अगर उसको 300 रुपया भी मिला तो दिन का 50 रुपया भी नहीं पड़ा। और वो भी 30 दिन उसको मजदूरी नहीं मिली, 15 दिन मजदूरी मिली तो उसको दिन का 25 रुपया पड़ा। तो ये सरकारी आंकड़ा है, याद रखिए। बिहार में 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया नहीं कमाता है। तो जो 100 रुपया नहीं कमा रहा है वो बेचारा खाएगा क्या, बचाएगा क्या, पूंजी कहां से लाएगा? दूसरा जो पूंजी का स्रोत है जिससे कि जन स्वराज रास्ता निकाल रहा है रोजगार का, वो है बैंकों से मिलने वाला ऋण। बैंक की ये जिम्मेवारी है कि जितना पैसा हम और आप बैंक में जमा करते हैं, ये पैसा, उसका 70% पैसा बैंक को ऋण के तौर पर समाज को वापस करना है। बिजनेस करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए, घर बनाने के लिए। ये बैंकों का बिजनेस मॉडल भी है और उनकी वैधानिक जिम्मेवारी भी है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 15 दिन पर एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब कितना पैसा हमने आपने बैंक में जमा किया और उसके एवज में बैंक ने कितना रुपया वापस समाज को दिया। तो पूरे देश में अभी CD रेशियो है 74%। मतलब 100 रुपया अगर भारत के लोगों ने बैंक में जमा किया, 74 रुपया बैंक ने ऋण के तौर पर दिया। बिहार में 1990 से लेकर पिछले साल तक CD रेशियो है 40%। मतलब हम और आप जो पैसा बैंक में जमा किए, वो 60 रुपया बैंक बाहर भेज दिया, 40 रुपया ही यहां ऋण के तौर पर दिया। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, हमने आपने
बिहार में बैंकों में कितना पैसा जमा किया? 4,21,000 करोड़। 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार में लोगों ने बैंकों में जमा किया। 40% सीडी रेशियो होने की वजह से बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया ऋण के तौर पर दिया। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने उठाकर उन राज्यों में भेज दिया जहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बिजनेस व्यापार हो रहा है। तो गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में सीडी रेशियो है 90, 95, 105, 110। गुजरात में अगर 100 रुपया लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो बैंक वाला 110 रुपया ऋण दे रहा है। तो 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26,35,000 करोड़ रुपया, याद रखिए, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको, 26,35,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों ने आपका, हमारा, यहां से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया। अब किसी से पूछिएगा, भैया ये तो हम सुने ही नहीं थे, ईवी क्या होता है, ये सीडी रेशियो क्या होता है? तो जनसुराज ने कहा है कि अगर श्रम का पलायन रोकना है तो सबसे पहले यहां पूंजी का पलायन रोकना होगा। जब पूंजी का पलायन रोकोगे तो बुद्धि का पलायन अपने आप रुक जाएगा, और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन रुकना ही रुकना है। मान लीजिए ये होटल बना है, जिस किसी ने भी बनाया होगा उसके पास ये होटल बनाने का पूरा पैसा नहीं होगा। 1 करोड़ रुपया अपना लगाया होगा, 10 करोड़ रुपया लोन लिया है। अगर 10 करोड़ रुपया बैंक लोन न दे तो ये होटल नहीं बनेगा। अगर ये होटल बना है तो 25 आदमी को रोजगार मिला है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ है, यहाँ पर लोग आकर रेस्टोरेंट में खाएंगे, उससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो जनसुराज ये कह रहा है कि पहले 1 साल में हम पलायन रोक देंगे। कई बार लोग कहता भैया कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये बैंकों की मनमर्जी नहीं है कि कितना पैसा देंगे। आपके ध्यान के लिए बता दें, देश के लेवल पे प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ये कमेटी होती है जो सीडी रेशियो का मूल्यांकन करती है, उस पर नजर रखती है। प्रधानमंत्री के चेयरमैनशिप में 15 दिन पर यह तय देखा जाता है कि सीडी रेशियो ऊपर गया कि नीचे गया। बिहार में मुख्यमंत्री के स्तर पर, राज्यों में मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं, लेकिन जैसे बिहार में टीचर नहीं बात सुन रहा है, सीओ बीडीओ नहीं, डॉक्टर नीतीश कुमार का बात नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं सुन रहा है। तो अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए तो पलायन रोकने में एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़े स्तर पर स्वरोजगार पैदा होगा। दूसरा रोजगार के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाएगा। जो आदमी भी अभी धान गेहूं का खेती कर रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं कि अगर तुम मसाले की खेती करोगे, नगदी फसल की खेती करोगे, प्याज उगाइएगा, लहसुन उगाइएगा, आलू उगाइएगा, मसाला उगाइएगा, तो आपको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री में दिए जाएंगे। इसका फायदा क्या होगा कि एक तरफ जो मनरेगा में चोरी हो रही है वो बंद हो जाएगा, और बहुत बड़े पैमाने पर लोग धान गेहूं को छोड़कर उन फसलों की खेती करेंगे जहां आधे एकड़ 1 एकड़ में आमदनी आपको ज्यादा हो, और वो मुफ्त में चूंकि आपको मजदूर मिलेंगे तो आप वो रिस्क लेना चाहेंगे। अभी आप सोचते हैं कि भैया मसाला खेती करेंगे तो लोग कहता भैया मजदूरें नहीं मिल रहा है। तो जितने कृषि आधारित पलायन हो रहा है, जो पंजाब हरियाणा में कृषि मजदूर जा रहे हैं, वो इससे रुक जाएगा, और इसमें 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं है। इसलिए नहीं खर्च है कि मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार से मिलता है। पिछले साल हम लोग के पास स्कीम नहीं होने से 39% ही मनरेगा का यूटिलाइजेशन है। मतलब 100 रुपया हम लोग दिल्ली से ला सकते थे तो सिर्फ 39 रुपया ही लेकर आए, 60 रुपया तो दिल्ली में ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि बिहार सरकार के पास प्रोजेक्ट ही नहीं था जहां मनरेगा का पैसे का यूटिलाइजेशन हो। और तीसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं रोजगार के लिए, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मतलब ब्याज दर को कम करना। जो सोसाइटी है बिहार में, ये गुजरात जैसी नहीं, हम लोग बिजनेस धंधा नहीं करना चाहते हैं, लोग बहुत डरता है पैसा कर्ज लेने में। उसका एक बड़ा वजह है कि भैया ब्याज बहुत लगता है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको अगर बिजनेस व्यापार करना है, रोजी रोजगार करना है, तो सिर्फ 4% ब्याज पर, 4 रुपया ब्याज पर सालाना आपको कर्ज सरकार की बैंकों से दिलाया जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है
क्योंकि अगर आपको 4% ब्याज पर पैसा मिलने लगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस धंधा करना चाहते हैं, उनका हिम्मत बढ़ेगा। और 6% पैसा, मतलब अगर 1 लाख करोड़ रुपया का लोन हमको दिलवाना हो बिहार के लोगों को, तो सरकारी खर्चा सिर्फ आएगा 6,000 करोड़ रुपया। 4,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का आप दीजिएगा, 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी, और 6,000 करोड़ रुपया से लोगों को 1 लाख करोड़ रुपया बिजनेस व्यापार करने के लिए मिल जाएगा। तो रोजगार के लिए हम लोग 3 काम बता रहे हैं। पूंजी का पलायन 3 महीने के अंदर रोकना है, हर हालत में रोकना है। बैंकों को 70% लोन देने के लिए मजबूर करना है, डरा कर नहीं। अगर उसका फ्रेमवर्क ठीक कर दीजिएगा, बैंकों के साथ मिलकर काम कीजिएगा, तो बैंक वाला पैसा देगा। जब बैंक वाला पैसा देगा तो अपने आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, घर बनेंगे, गाड़ियां खरीदी जाएंगी, लोग छोटा मोटा रोजी रोजगार शुरू करेंगे, उसी से बेरोजगारी और पलायन रुकेगा। गांव देहात के भाषा में समझिए, मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, आपके पास 20,000 रुपया है, आप बढ़हरिया में आपका घर है, आप आए सिवान में, भैया एगो सैलून खोलेंगे। आप सैलून खोलने आए, पता चला कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, पैसा तो है नहीं। आप जाइएगा बैंक में लोन लेने, बैंक से अगर सुलभ ऋण उपलब्ध नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, भैया हम तो खोल नहीं सकते हैं। अब वो 20,000 रुपया का आप क्या कीजिएगा, 5,000 रुपया परिवार को दीजिएगा, 10-15,000 रुपया से 2,000 रुपया का ट्रेन का टिकट कटाइएगा, बॉम्बे जाइएगा, वहां खोली वाले को 5,000 रुपया दीजिएगा, 2-4-5,000 रुपया नौकरी के दलाल को दीजिएगा, तो जो 20,000 पूंजी था वो भी खत्म। यहां आप रोजगार कर नहीं पाए, बॉम्बे में जाकर मजदूर बन गए। तो जिस लड़के ने पूछा स्किलिंग के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि 50 लाख बिहार में ऐसे लोग हैं जो पहले से स्किल्ड है, पहले से वहां फॉल सीलिंग बना रहा है बॉम्बे में, वहां पर प्लम्बर है, वहां पर इलेक्ट्रीशियन है, वहां पर टेम्पू चला रहा है, वहां पर ऑटो चला रहा है, वहां पर सब्जी बेच रहा है। तो स्किलिंग की जरूरत सेकेंड फेज में आएगी। पहले फेज में तो जो 50 लाख लोग बॉम्बे में, दिल्ली में, लुधियाना, हरियाणा, कोयम्बटूर में पहले काम कर रहे हैं, उनको अगर पूंजी दे दिया जाए तो वो सब वापस आकर बिहार में रोजी रोजगार करेंगे, उसी से तरक्की हो सकती है। पढ़ाई के लिए, बस अब अंतिम बात कर खत्म करेंगे, पढ़ाई के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं, पढ़ाई के लिए हम लोग 2 बात कह रहे हैं। एक तो भैया पढ़ाई की जो व्यवस्था को सुधारना है वो एक दिन में, 1 साल में सुधरेगा नहीं। अगर बिहार में देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो करीब करीब 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, 5.5 लाख करोड़, और करीब 8 से 10 वर्ष लगेंगे। अगर आज टीचर का ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा तो 3 वर्ष में वो टीचर बहाल होगा जो कि कायदे से कर सकता है। तो कोई कहता है कि हम आएंगे शिक्षा सुधार देंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हम लोग 2 बात कह रहे हैं। एक, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज में जाकर देखिए, वहां दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है। अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है। सबसे अच्छी शिक्षा की, प्राइमरी शिक्षा की ये व्यवस्था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में। वहां पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बहुत सिंपल चीज निकाला कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज, दे आर टेकिंग चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय 4-5 जगह पर, अच्छी जगह पर बड़े स्कूल बना दिए गए और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी गई ताकि लोग अपने बच्चों को वहां भेज सके। बिहार में इसका जब मैंने अध्ययन कराया तो ये पाया कि प्रखंड के स्तर पर अगर 5 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अच्छे विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो औसतन 8 से 9 किलोमीटर मैक्सिमम बस की दूरी होगी, जिस पर कि बच्चों को चलकर आना पड़ेगा। 20 से 30 मिनट से ज्यादा समय उसको नहीं लगेगा। तो बिहार में पहली चीज हम लोग ये करेंगे कि हर प्रखंड में कम से कम 1 विद्यालय जो अभी है उसको अपग्रेड करके नेतरहाट के स्तर का विद्यालय उसको बनाया जाए। ये 1 विद्यालय क्यों? इसलिए कि अगर हर प्रखंड में 1 विद्यालय बनाइएगा बढ़िया, नेतरहाट के जैसा, जिस एक नेतरहाट के विद्यालय से 1500 IAS IPS बने हैं, वो सरकारी विद्यालय था, यही बिहार के सरकार की व्यवस्था में चलता था और उसमें पढ़ने वाले ज्यादातर लड़के मध्यम और निम्न वर्गीय आर्थिक परिवारों से आए हुए थे। वैसा अगर स्कूल बनाना है तो करीब करीब 15 से 17 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा हर साल।
इससे ज्यादा पैसा है नहीं बिहार के पास। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में कम से कम एक विद्यालय बनाएंगे, ताकि अगले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर हो जाएगा। दूसरी बात, हम अगर 5 वर्ष में शिक्षा सुधारेंगे, आपका लड़का 6वां में है 8वां में है, आप कैसे सुधरिएगा? आपका समय तो निकलता जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और प्राइवेट स्कूल का रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। मतलब कई आदमी को समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा भैया तो सब तो प्राइवेटे में भेज देगा। बिल्कुल नहीं भेजेगा। ये अमेरिका में या कई देशों में ये व्यवस्था लागू है। जब आपका बच्चा होता है आपको मिलता है दोनों ऑप्शन, प्राइवेट में पढ़ाओगे कि सरकारी में पढ़ाओगे। ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ाना चाहते हैं। आपसे अभी पूछेंगे कि आपका लड़का साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि पटना में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेगा, आप कहिएगा भैया साइंस कॉलेज में नाम लिखवा दीजिए। आपसे पूछेंगे कि पीएमसीएच से मेडिकल करना है कि रमैया से करना है, आप कहे भैया पीएमसीएच में हो जाए तो रमैया क्या करने जाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, वो किसी प्राइवेट कॉलेज से उसका स्तर ऊपर है। तो ये सच्चाई नहीं है कि अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो सब आदमी प्राइवेट में जाएगा। दूसरी बात समझिए कि सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। ये आपको हमको लगता है कि ये फ्री है। सरकारी विद्यालय को चलाने में सरकार खर्च कर रही है 60,000 करोड़ रुपया। हर साल बिहार सरकार खर्च करती है 60,000 करोड़ रुपया। तो प्रति चाइल्ड, प्रति बच्चा जो है, जो खर्च है वो प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा पड़ रहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाने का। क्योंकि सरकारी स्कूल में मास्टर का कितना है दरमाहा? 45,000, 60,000, 80,000। वही आदमी जब प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो 8,000 में काम कर रहा है। तो अगर ये बैलेंस बना दिया जाए कि सरकारी विद्यालय का स्तर धीरे धीरे सुधारा जाए, तो कम पैसे में लोगों को ये सुविधा दी जा सकती है कि भाई तुम प्राइवेट में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। तो उससे लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जो बजट अभी उपलब्ध है, इसका 1/3 पैसा हम लोग सरकारी विद्यालय को सुधारने में लगाना चाहते हैं। 1/3 पैसा प्राइवेट स्कूल में जो अपना बच्चा को डालेगा उसका फीस भरने के लिए देना चाहते हैं, और जो बकिया बन जाएगा वो मेंटेनेंस में, अभी जो चल रहा है खिचड़ी वाला स्कूल, उसको 2-4 साल चलाना ढोना पड़ेगा, उसके लिए रखेंगे। तो शिक्षा और रोजगार के लिए ये 2 बात बता रहे हैं। आपको ठीक लगे तो ये इसको अपनाइए, और न ठीक लगे तो पहले से जो आके कहेगा तेजस्वी यादव विद्वान आदमी, हम कहते हैं 9वां फेल तो खिसियाता है, तो विद्वान है, कहा कि हम 2,500 रुपया दे देंगे माई बाप योजना में, माई बहन योजना है। तो हम भैया कहते हैं जिसको जिसको लगे, भैया हमको हमारे पार्टी वाला भी कहता है, ये भैया वो कह रहे हैं 2,500, हम लोग को भी कहना चाहिए। तो हमने सीधा कहा है वोट मिले या न मिले, हम कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसका पूरा हमारे पास करने का स्कीम वर्क प्लान ना हो, पैसा ना हो। अगर आप देखिए 2,500 रुपया अगर आप हर महिला को देंगे तो बिहार में 6 करोड़ महिला है, 13 करोड़ आबादी है, 6 करोड़ महिलाएं हुई। अगर बच्चियों को हटा भी दें तो करीब करीब 4.5-5 करोड़ महिलाएं हुई। 2,500 रुपया अगर आप 5 करोड़ महिला को हर महीना दोगे तो साल भर में आपका बजट होगा 1,54,000 करोड़ रुपया से ज्यादा। बिहार सरकार का बजट ही है 1 लाख करोड़, और दे देंगे 1.5 लाख करोड़ रुपया आपको माई बहन योजना में। और आप लोग कह रहे हैं और आप लोग वोट दे दीजिएगा, और देने के बाद कहिएगा देखिए तो वादा खिलाफी कर दिया। अरे भाई वो तो पहले ही कहा था कि वादा खिलाफी करेंगे। 100 रुपया जेब में है, कह रहा है 150 रुपया दे देंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया अब तो मोबाइल सबके हाथ में, मोबाइल में कैलकुलेटर है, उसी में गुणा गणित कर लीजिए। 5 करोड़ गुने 12 गुने 2,500, ज्यादातर मोबाइल के कैलकुलेटर में नंबर आएगा नहीं, क्योंकि 1.5 लाख करोड़ रुपया होगा। तो भाई अगर आंख कान खोल के अगर आप वोट कीजिएगा तो कोई नेता आपको ठग नहीं सकता है। लेकिन आप बेवकूफ बनकर वोट करते हैं और फिर सोचते हैं कि अच्छा हो जाए, वो कैसे होगा? कालिदास की तरह उसी टहनी पर बैठ के उसी को काट रहे हैं और कह रहे हैं गिरेंगे नहीं, तो दोनों बात संभव नहीं है। आपके सामने दिख रहा है कि कौन आदमी सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, लेकिन आपके मन में तो वही है। ए भाई प्रशांत किशोर बात तो बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन ये जीतेंगे तब ना, ये जीतेंगे तब ना। हम आपको अंतिम बात कह के खत्म करेंगे। देखिए
बिहार में अगर सुधार होना है तो प्रयास हम करें या आप करें, प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास करना तो किसी न किसी बिहार के बच्चे को ही पड़ेगा। कोई बाहर से आकर इसको सुधारने वाला नहीं है। इसलिए आप चर्चा ये कीजिए कि जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक है कि नहीं, प्रयास का परिणाम क्या होगा, परिणाम सोचकर घर बैठे कि अच्छा जब हवा बन जाएगा तो हम भी चल जाएंगे। अगर प्रयास ठीक है तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए, उसमें जुड़िए, और अगर नहीं प्रयास ठीक है तो उसका विरोध कीजिए, उसमें सुझाव दीजिए। बेकार बैठ के बगल में बैठ के परिणाम का गणना मत कीजिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो जीतेगा उधर होना चाहते हैं तो पहले ही मन में लालच है और उससे सोचते हैं कि बढ़िया व्यवस्था बनाएंगे। तो आप लोग आए, अपनी बात आपने रखी, कुछ बात हमने जवाब भी दिया है, कुछ जवाब नहीं मिला होगा। तो YouTube पर कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब हमने नहीं दिया है। फिर भी नहीं मन माने, अगली बार फिर यहाँ आएंगे, फिर आप पूछिएगा वही सवाल, भैया शिक्षा कैसे सुधारिएगा, भैया रोजगार कैसे दीजिएगा। क्योंकि जो बात हम यहाँ कह रहे हैं ये बात हम पिछले 2 साल से यही कह रहे हैं। हमारे साथ रहने वाला आदमी सब तो इतना बोर हो गया है कि हर सभा में जाके यही बात बोलते हैं। हमारे साथ लड़के ये भी बताते हैं कि ये लाइन बोलने के बाद अब यही लाइन बोलेंगे। हम बदलते ही नहीं है। इसलिए नहीं बदलते हैं कि लोग बिहार में कितनों बार समझाइएगा वही बतवा फिर आकर पूछेगा, अच्छा भैया जाति से कैसे निपटिएगा। अरे बाप रे बाप, 3 बरस से समझाते समझाते थक गए। मानना तो तुमको है नहीं भाई, लेकिन लोग सोचते हैं अच्छा देखो ना जाते हैं ना प्रशांत किशोर के आज ठिकाने लगा देंगे, तैयारी करके जा रहे हैं। लोग सोचता है कि ऐसा सवाल पूछेंगे ना, बड़ा होशियार बन रहे हैं। अभी जाके पूछते हैं कैसे रोजगार दे दीजिएगा, यहाँ सुन लिया फिर भुला गया, फिर भुला गया, हम जो बोले भुला गया, फिर जाएगा अगले मीटिंग में क्या अच्छा देखो ना प्रधान जी का कैसे इनका नशा ढीला करते हैं, कैसे भी ये भ्रष्टाचार रोक दीजिएगा बताइए। तो फिर बताएंगे, फिर अगला बार आएगा फिर वही सवाल पूछेगा। तो मेरे भाई हमको फिक्स करने के चक्कर में मत पड़िए। अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, बिहार को सुधारना है, तो हमको आपको सबको लगना पड़ेगा। एक समय आता है जब आप सवाल करना बंद कीजिए, भरोसा करके आगे बढ़िए, अपने अनुभव पर, अपने प्रयास पर, और भरोसा करके आगे। नहीं ठीक लगेगा तो 5 वर्ष में फिर हटा दीजिएगा। ऐसा तो है नहीं कि जन स्वराज कोई 20 वर्ष के लिए आएगा। जब 35 वर्ष इतना भ्रष्ट और गलत सरकार के बाद आपका जिंदगी चल रहा है, तब 5 वर्ष जन स्वराज इससे खराब तो नहीं होगा। अगर इससे खराब भी होगा तो चलिए इसको हटा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।